इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्लम सेल के बारे में। कैपिटल गेन का ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका जो कैपिटल गेन का क्वेश्चन आएगा वो इस टॉपिक से आने की संभावना ज़्यादा है। तो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, स्लम सेल, जिसको कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग भी कहते हैं। अब स्लम सेल के केस में टैक्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि स्लम सेल का मतलब क्या है। स्लम सेल का मतलब होता है, जैसे एक कंपनी आईटीसी लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड के दो डिवीज़न है, एक एफएमसीजी और एक होटल डिवीज़न। तो अब ये होटल डिवीज़न को क्या किया, इसने सेल कर दिया किसको, ताज होटल्स को, विदाउट असाइनिंग। इसके होटल डिवीज़न में कुछ असेट्स होंगी, लाइबिलिटी होंगी, इनको इंडिविजुअल वैल्यू असाइन ना करे हुए एज ए होल इसने क्या किया, पूरी अंडरटेकिंग को सोल्ड कर दिया इस ताज होटल्स को। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्लम सेल। और देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ो। स्लम सेल, ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग फॉर लमसम कंसिडरेशन, मतलब आपने लमसम कंसिडरेशन लेके अपने डिवीजन को बेच दिया, उसकी असेट्स और लाइबिलिटी को नहीं बेचा। ठीक है। अंडरटेकिंग का मतलब हो सकता है यूनिट, डिवीजन, पार्ट ऑफ बिजनेस एज अ होल, एक्सक्लूड करना है आपको इंडिविजुअल असेट्स, लाइबिलिटी। अगर आईटीसी लिमिटेड इस होटल डिवीजन के असेट्स और लाइबिलिटी बेचती सेपरेटली तो यहाँ पर नहीं आता, उसने क्या किया, पूरा डिवीजन सेल करेगी तो ये वाली स्लम सेल वाला सेक्शन लगेगा। अब कई बार क्या होता है, वैल्यू असाइन कर देते हैं हम स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए। डिवीजन का जब सेल करते हैं तो हम उनको वैल्यू असाइन कर देते हैं स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए। इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा टैक्स पर्पस के लिए कि आपने असाइन किया वैल्यू। अब कैपिटल गेन का कैरेक्टर क्या रहने वाला है, कैपिटल गेन का कैरेक्टर क्या रहने वाला है, वही अगर 36 मंथ से कम है तो लॉन्ग टर्म रहेगा, सॉरी 36 मंथ से ज़्यादा है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। अगर 36 मंथ से कम है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, 36 मंथ या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म वाला आएगा। अब देखो, हमें कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कैपिटल गेन जब भी हम निकालते हैं वो चाहिए होती है, सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो हमारी सेल कंसिडरेशन, तो वो इस केस में कैसे निकलेगी वो देखने वाली बात है। फिर हमें चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है, कैपिटल गेन, आइदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फेयर वैल्यू सेल कंसिडरेशन आपके पास क्या रहने वाला है, इस केस में आपको सेल कंसिडरेशन लेना है। जो भी आपको कंसिडरेशन मिला उस डिवीजन को सेल करने से, जो भी कंसिडरेशन आपको मिला वो आपका क्या हो जाएगी, आपको दो चीज़ें लेनी है। ठीक है, वो आपकी पहली एफएमबी हो जाएगी और उसके बाद आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा एफएमबी ऑफ असेट ट्रांसफर ऑन लमसम सेल, जो आपने अपनी अंडरटेकिंग बेची है, होटल डिवीजन बेची, तो उसकी जो असेट्स और लाइबिलिटी है उसकी आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी। फेयर मार्केट वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ उससे। फिर जो भी उन दोनों से हायर आएगा, जो भी इन दोनों से हायर होगा वो आपकी सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस केस में क्या रहने वाली है, नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल। ठीक है, कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट, कॉस्ट क्या रहने वाली है, नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग या फिर डिवीजन। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस सेक्शन के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप जो नेटवर्क ले रहे हो वो उसी दिन की ले रहे हो जिस दिन आप स्लम सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अब देखो सेल वैल्यू कैसे लेनी है आपको, फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन कैसे लेना, मैंने बताया था आपको। डीम्ड एफएमबी आती है, इसमें हायर ऑफ 2 एफएमबी होते हैं, पहली एफएमबी दूसरी एफएमबी। पहली एफएमबी क्या होती है, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ लमसम सेल। लमसम सेल पे जो भी आपने असेट ट्रांसफर करी है, जो अंडरटेकिंग आपने ट्रांसफर करी है उसकी जो असेट्स हैं उसकी एफएमबी लेनी है आपको, या फिर उसको देखना है आपको एफएमबी ऑफ कंसिडरेशन रिसीव, आपको कोई मनी मिली या फिर नॉन मॉनेटरी आइटम मिली, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी आइटम की एफएमबी लेनी है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा आएगा वो आपकी सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। जब भी आप नेटवर्क निकालोगे तो आपको सीए से एक रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अब देखो नेटवर्क का मतलब क्या है, अब नेटवर्क क्या है हमारी इस केस में, कॉस्ट बनेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि नेटवर्क। अब नेटवर्क का मतलब क्या है, आपको कैसे निकालना है, तो नेटवर्क जब भी आप निकालोगे तो डेप्रिसिएबल जो असेट्स होती है, नेटवर्क का मतलब क्या है पहले समझो, नेटवर्क का मतलब क्या होता है। नेटवर्क का मतलब होता है असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ये आपकी होती है नेटवर्क। तो जब आप असेट्स की वैल्यू लोगे ना, तो जो डेप्रिसिएबल असेट्स हैं, इनकम टैक्स में जिन पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसकी आपको डब्ल्यूडीवी लेनी है उस दिन की, स्लम सेल वाले दिन की। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल्स या फिर कोई भी असेट है उसकी वैल्यू आपको निल लेनी है, या फिर कोई ऐसी असेट्स है जिसका डिडक्शन आपने ले लिया 35AD में, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाले में। ठीक है, तो उसका आप 100% डिडक्शन वहाँ पे आपने क्लेम कर लिया, तो उसकी भी जो आपको वैल्यू लेनी है असेट्स का, जब आप टोटल करोगे तो निल लेना है। और उसके अलावा कोई भी असेट्स तो आप उनकी बुक वैल्यू को ले सकते हो। लाइबिलिटीज़ कैसे लेनी है, आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी असेट्स से। और एक चीज़ ध्यान रखना, रिवैल्यूड कोई भी असेट्स है उसको आपको इग्नोर करना है, चाहे वो गेन हो चाहे वो लॉस हो। ठीक है, तो नेटवर्क आपकी ऐसे निकलेगी, असेट्स का टोटल करना है आपको सारी। ठीक है, असेट्स में अगर डेप्रिसिएबल असेट्स है तो आपको उसकी डब्ल्यूडीवी लेनी है, अगर सेल्फ जनरेटेड असेट है तो आपको उसकी वैल्यू भी नील लेनी है। अगर आपने किसी असेट्स का 100% एक्सपेंस क्लेम कर लिया तो उसकी वैल्यू आपको नील लेनी है। उसके अलावा कोई अदर असेट्स है तो उसकी आपको बुक वैल्यू लेनी है। और लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है, आपके पास आ जाएगी नेटवर्क। और एक ऐसे का एग्जाम्पल देखते हैं इस पर हम। तो ऐसे के मटेरियल में आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है सेक्शन 50B स्लम सेल के ऊपर। उस एग्जांपल को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, आओ चलो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये वो क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ए क्या है, एक प्रोपराइटर है आकाश इंटरप्राइजेस। मिस्टर ए ओनर है किसका, आकाश इंटरप्राइजेस का, जिसकी 2 बिजनेस यूनिट्स हैं। ही ट्रांसफर, उसने 1 अप्रैल 24 को क्या किया, यूनिट 1 ट्रांसफर कर दी स्लम सेल एज ए स्लम सेल और टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख रुपीज़ में उसने क्या कर दी, यूनिट 1 को सेल कर दिया। और फेयर मार्केट वैल्यू जो थी उसकी कैपिटल असेट्स यूनिट 1 की, वो कितनी थी इस दिन की, 30 लाख। 1 अप्रैल की उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको 30 लाख दी है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन आपकी कैसे निकलती है। सेल कंसिडरेशन आपकी होती है हायर, इसका जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ, FMB1 आपको 25 लाख है यहाँ पर, ठीक है। FMB2 आपकी क्या होती है, फेयर मार्केट वैल्यू जो आपको आपकी असेट ट्रांसफर हुई उसकी। इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो आपका सेल कंसिडरेशन होता है। इस केस में सेल कंसिडरेशन आपका ये 30 लाख बन जाएगा, क्योंकि ये 25 लाख से ज़्यादा है, तो आपका सेल कंसिडरेशन तो ये बन गया। उसके बाद यूनिट 1 वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005 एंड 6 में आपने ये यूनिट स्टार्ट करी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉन्ग टर्म है, आपने इसको होल्ड किया है मोर देन 36 मंथ, तो इसलिए क्या हुई है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यहाँ पर। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर दिस ट्रांसफर वर 28,000। हिज बैलेंस शीट, आपको उसके ट्रांसफर जिस दिन आपने स्लम सेल करी उससे एक दिन पहले आपको क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। अब आपको क्या करना है, इसमें ये बैलेंस शीट दी है, उसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी है। इसके बाद आपको बोला होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ लैंड इन यूनिट 1। अब यहाँ पर आपको एक रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया हुआ है ये वाला। तो ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है ना, ये कैसे आया है, इसकी यहाँ पर जो यूनिट 1 की लैंड है इसको बढ़ाया हुआ है, यहाँ पर 3 लाख से बढ़ाया हुआ है, तो इसका जो रिवैल्यूएशन रिजर्व आया वो यहाँ पर आया। उसके बाद नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ असेट्स इज कंसिडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि इंडिविजुअल वैल्यू नहीं ली हमने असेट्स की, ट्रांसफर डीड में। तो ये कहना चाहते हैं कि स्लम सेल का केस है। उसके बाद अदर असेट्स ऑफ यूनिट 1 इज इंक्लूडेड पेटेंट एक्वायर्ड ऑन दिस डेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज, यानी कि अदर असेट्स, ये असेट्स आपको दी हुई है। इसमें 50,000 ऐसा है, इसमें 50,000 पेटेंट्स हैं, 50,000 की क्या है, पेटेंट्स है जिन पर डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं होता, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और ये खरीदे कब थे, इस दिन खरीदे थे। और आपको वैल्यू ऑफ मशीनरी रिप्रेजेंट रिटर्न डाउन वैल्यू एज पर इनकम टैक्स। अब इन्होंने यहाँ पे मशीन भी दी हुई है आपको, मशीन की जो वैल्यू है ये क्या है, WDV है, इनकम टैक्स के हिसाब से इन्होंने बता दिया नीचे। अब आपको करना है कैपिटल गेन की कैलकुलेशन। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले तो आपको FMB लिखनी पड़ेगी, यानी फुल वैल्यू फॉर कंसिडरेशन। हाउ सॉल्व करते हैं, कैपिटल गेन कैसे मिलेगा, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कॉम्पुटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये क्या रहेगी, हायर FMB1 एंड FMB2, जो आपकी केस में रहेगी 30 लाख, ठीक है, 30 लाख। उसके बाद आपको यहाँ से माइनस करनी है ट्रांसफर एक्सपेंसेस, जो आपको दिए हुए हैं 28,000। ये माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन आ गया, उसमें से आपको माइनस करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपकी होगी नेटवर्थ स्लम सेल वाली डेट की। इसको हम निकालेंगे वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट 1 से। ये माइनस करते आपके पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसको माइनस करो पहले 30 लाख में से, तो ये आपका आ जाएगा 29,72,000। और ये हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि नेटवर्थ निकालो। वर्किंग नोट 1 नेटवर्थ स्लम सेल वाली डेट की, ठीक है, स्लम सेल की डेट की, डेट ऑफ स्लम सेल। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दी हुआ है, यहाँ पर जो आपको असेट दी हुई है, लैंड दी है, मशीनरी दी है, डाटा दिया अदर। तो हमें सिर्फ यूनिट 1 की नेटवर्क निकालेगा, यूनिट 1 को देखिए। अब इन्होंने क्या बोला, जो लैंड है ना आपकी, इसमें 12 लाख में 3 लाख रुपये हमने अपवर्ड किया हुआ है, मतलब ऐड किए हुए हैं। 3 लाख से हमने लैंड को बढ़ाया हुआ है रिवैल्यूएशन सब क्रिएट करके। तो जब हमने नेटवर्क निकालने के फॉर्मूला देखा था, तो हमने देखा था आपको रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को इग्नोर करना है। तो 12 लाख में से आपको क्या करना पड़ेगा, 3 लाख रुपये का रिवैल्यूएशन माइनस करना पड़ेगा। ये आपकी 9 लाख रुपये की वैल्यू आएगी लैंड की। इसके बाद आपको मशीनरी क्या होती है, डेप्रिसिएबल असेट होती है, तो इनकी आपको WDV लेनी है। WDV आपको दी हुई है 3 लाख रुपये। उसके बाद आपको डेटर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर डेटर्स आपको दिए हुए हैं 1 लाख रुपये, डिवीजन 1 के आपके डेटर्स दिए हुए हैं 1 लाख। इसके बाद आपको नीचे अदर असेट्स दी हुई है, ठीक है, 1.5 लाख रुपये की आपको अदर असेट्स दी हुई है डिवीजन 1 में। तो अदर असेट्स में लेकिन क्या है, 2 पार्ट्स हैं इसके। एक तो इसमें पेटेंट्स हैं 50,000 के, जो डेप्रिसिएबल है, इसकी आपको क्या करना है, WDV लेनी है। तो WDV लेनी है, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, तो आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी WDV आएगी। और इसके बाद बैलेंस क्या है, अदर असेट्स, ठीक है। बैलेंस में अदर में 1.5 लाख है, टोटल 1.5 लाख में 50,000 पेटेंट और बाकी असेट्स है, तो उसकी तो आपको बुक वैल्यू लेनी है बाकी असेट्स की। तो 1 लाख रुपये आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आपको देखो कैसे चार्ज करना है। अब ये जो असेट्स खरीदी थी ना अपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में खरीदी थी, और आप जो सेल कर रहे हो वो कब कर रहे हो, 23-24,
तो यानी कि आपको 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और जो पेटेंट क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है। इंटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है, 25%। आपको 25% डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 2 साल का। तो मैं डेप्रिसिएशन पहले फर्स्ट ईयर का लगाता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद सेकंड ईयर का लगाता हूँ। ये आपका आएगा फर्स्ट ईयर में 12,500। 12,500 माइनस कर दो 50,000 में से, तो आपके पास आ जाएगा 37,500। अब इसका आपको फिर से दोबारा से 25% लगाना है। ये आपका आ गया 9,375। 9,375। अब ये जो इसकी WDP आ जाएगी 28,125। इसमें से आपको लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है। लाइबिलिटीज देखो यहाँ पर दोनों की मिलाकर दी हुई है, आपको अलग अलग नहीं दी गई, लेकिन दोनों की मिला के दी गई है। अब जैसे पहला ऑन कैपिटल तो आपको माइनस करनी नहीं, रिवॉल्यूशन रिजर्व माइनस करना नहीं। उसके बाद बैंक लोन बचे, अब आपके पास बैंक लोन और ट्रेड रिसीवर्स। बैंक लोन में इसने बता दिया 70% जो है ना वो किसका है, यूनिट 1 का, और क्रेडिटर्स में जो 25% है वो 1 का है। तो इसका 70% करोगे तो आपके पास आएगा 140, और इसका 25% करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 37,500। और दोनों की लाइबिलिटी आप ऐड कर दो, अब 140 और 37,500, ये आ गया आपके पास 177,500। ये लाइबिलिटीज आपको माइनस करनी है। यहाँ तक टोटल असेट्स हो गई, ठीक है। टोटल असेट्स, इसमें से माइनस करनी है आपको आउटसाइड लाइबिलिटीज़, जो आपकी आएगी 177,500। ये आपका आ जाएगा नेट वर्थ, जो आपको वहाँ पर माइनस करनी है। ऐड करो 9 लाख, 3 लाख और 1 लाख, ये हो गया आपके 13 लाख, ठीक है। 13 लाख, 14 लाख, 14,28,125। इसमें से अब आपको माइनस करनी है लाइबिलिटीज़। ये आपकी आ गई 12,50,625। ये आपको यहाँ से माइनस करना है 12,50,625। ये आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 17,21,375। तो चलो एक बार ऐसे के आंसर से अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। इन्होंने नीचे आंसर दिया है, कैपिटल गेन की कंपटीशन करी है, 30 लाख इन्होंने भी सेल FM भी लिया है, तो सॉरी कैंसिलेशन लिया है, हमने भी लिया है, हमारा ठीक है। उसके बाद 28,000 इन्होंने एक्सपेंस डिडक्ट किया, हमने भी डिडक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नेटवर्थ ली 12,50,625, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा कैपिटल गेन आया वो इनके कैपिटल गेन से मैच हो गया, इन्होंने भी सेम वैसे किया जैसे हमने किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से देख के जाना एग्जाम से पहले। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आ सकता है, 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है आराम से। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही रिलेवेंट कंटेंट के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।